800 किलो का वो लापरवाह मोटा आदमी एक खूबसूरत और नरम दिल वाली महिला अफसर से शादी करने में कामयाब हो गया, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी उसने मुझे एक उंगली तक नहीं छूने दी। मैं सोचता रहा कि शायद वो मुझे मोटा समझकर मुझसे नफरत करती है, इसीलिए इतनी ठंडी रहती है। लेकिन एक दिन सब कुछ साफ हो गया। मैंने उसे उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाल घूमते देखा, गाल से गाल सटाकर फोटो खींचते देखा, और तब समझ आया कि उसने मुझसे शादी करना इसलिए नहीं माना था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। बस दादाजी के एहसान का बोझ था उस पर। फिर जब उसकी माँ ने एक बार फिर मुझे मोटा कहकर ताना मारा और उसे उसके दोस्त के साथ IVF कराने के लिए उकसाने लगी, तो मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं सहूंगा। मैंने कहा, अम्मा, अगर आप इतना ही चाहती हैं कि वो आपका दामाद बने तो मैं रास्ता देता हूँ, ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। ये सुनकर उसकी माँ पहले तो चौंक गई, फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सच में? उन्होंने पूछा। मैं अभी सिर हिलाने ही वाला था कि अगले ही पल मेरी पत्नी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने झट से मेरी बांह थाम ली और मुझे खींचते हुए खड़ा कर दिया। बकवास मत करो तुम, वो तेज आवाज में बोली। अम्मा, हमारे रिश्ते की बात हम दोनों मिलकर तय करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो मुझे सीधे घर से बाहर खींच ले गए। काफी दूर जाकर ही वो रुकी। उसने भवें चढ़ाई, थोड़ी झुंझलाहट लिए मेरी तरफ देखा। क्या बेकार बातें कर रहे थे तुम? मैं बेकार नहीं बोल रहा था, मैं सीरियस था। वो एक पल के लिए रुकी, फिर देर तक मुझे घूरती रही। मैंने दादाजी से वादा किया है कि तुमसे शादी करूंगी तो वादा निभाऊंगी। मेरे मन में कभी तलाक का ख्याल नहीं आया। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कड़वाहट से मुस्कुरा दी। कभी तलाक का ख्याल नहीं आया। वो सच में कुछ भी बोल सकती थी। मुझे अच्छी तरह याद था, पिछले जन्म में उसी ने बिना किसी संकेत के तलाक की पहल की थी। कोई इशारा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक दिन तलाक का कागज मेरे सामने थमा दिया। बस बहुत हो गया, दादाजी का एहसान भी चुका दिया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। उस जन्म में मरते दम तक मुझे उसके तलाक मांगने की वजह नहीं पता चली थी। अब इस जन्म में मैं उसे खोजने की भी कोशिश नहीं करना चाहता था। मैंने उससे बहस छोड़ दी। मैंने हिसाब लगाया था, पिछले जन्म में उसने खुद तलाक मांगने का जो दिन चुना था वो बस आने ही वाला था। उस दिन मैं खुशी खुशी वो तलाक के कागज स्वीकार कर लूंगा। उसके बाद के दिनों में मैं व्यस्त रहा, वजन घटाने में, अपना रेस्तरां चलाने में, पैसे कमाने में। 600 रुपए, यही वो रकम थी जो मैंने उसके घर में रहते हुए खर्च की थी। मुझे उसका वो एहसान चुकाना था। जैसे ही रेस्तरां ठीक से चलने लगे और ये पैसे वापस हो जाए, हम दोनों के बीच का हर हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं हर रोज धुआंधार काम करता, सूरज निकलने से पहले दौड़ने जाता, फिर सब्जी मंडी जाकर सामान लाता, रेस्तरां में वापस आकर सब्जियां काटता धोता और खाना तैयार करता। 2 महीने की इस मेहनत ने रंग दिखाया। मेरे मुजिन रेस्तरां ने पूरे इलाके में नाम कमा लिया। और हाँ, इस भागदौड़ में वजन भी खूब उतरा, सिर्फ एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा। जब तक मैं कमरे में बैठकर रेस्तरां का हिसाब किताब पूरा कर रहा था, तब जाकर वो बाहर आई। मैं झुककर पैसे गिन रहा था, तभी पीछे से उसकी आहट आई। लगता है रेस्तरां अच्छा चल रहा है। मैं चौंक गया और झट से हिसाब की किताब बंद कर दी। ठीक ठाक है, लेकिन असलियत में बहुत अच्छा चल रहा था। 2 महीनों में लागत और उस लॉकेट को गिरवी से छुड़ाने के पैसे काटकर 150 रुपए 50 पैसे की बचत हो चुकी थी। अभी 449 रुपए और बचाने थे और उसका एहसान पूरी तरह चुक जाता। मेरी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं होती थी। वो मेरी इस बदली हुई आंखों को देखती रही और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। क्या हम अब बच्चे के बारे में भी सोचें? उसे लगा था कि ये बात मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन जब मुझे उसका मतलब समझ आया, मेरी सूरत बदल गई। मैंने सीधा मना कर दिया, नहीं, मैं रोज इतना काम करता हूं और तुम्हें भी ट्रेनिंग रहती है। बच्चा हुआ तो बड़ी परेशानी होगी। ये कहकर मैंने हिसाब की किताब उठाई और खड़ा होकर बाहर चलने लगा। सुबह जल्दी उठना होता है। शायद तुम्हारी नींद खराब हो तो क्या मैं बगल वाले कमरे में सो जाऊं? जो महिला पहले खुद कभी मुझे पास नहीं आने देती थी, उसे आज पहली बार थोड़ी तवज्जो देने का मन हुआ और मुझसे नहीं मिला। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने मेरी बांह थाम ली। मेरा कुछ और मतलब नहीं था। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी का अलग अलग कमरे में सोना ठीक नहीं लगता। मुझे भी सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मत जाओ। मैंने होंठ भींचे और कुछ नहीं बोला। इसके बाद कुछ हफ्ते गुजरे। रेस्तरां की रौनक बढ़ती गई। एक हेल्पर भी रख लिया और हम दोनों के बीच भी अजीब तरह से एक सहजता आ गई थी। वो मेरे साथ थोड़ी नरम हो गई थी, पहले से कहीं ज्यादा। कभी कभी रेस्तरां बंद होने पर मुझे लेने आ जाती थी। एक बार वो मुझे नए खुले डिपार्टमेंट स्टोर में ले गई। शादी के वक्त जल्दबाजी में कुछ नहीं हो पाया। अब सब लोग शादी की अंगूठी पहनते हैं, हम भी पहने। सच में मन के किसी कोने में कुछ हिला। यही तो पिछले जन्म में मेरा सपना था, लेकिन दिमाग ने रोका। मैंने सिर हिलाया। मुझे गहने पसंद नहीं। मैं खुद को फिर से उसी कुएं में नहीं गिरने दे सकता था जिसमें पिछले जन्म में गिरा था। 3 दिन बाद, वो दिन जो पिछले जन्म में उसने अचानक तलाक की मांग रखी थी। 22 सितंबर की शाम को मैं किचन में सफाई कर रहा था। बस आखिरी ग्राहक के जाने का इंतजार था। तभी अचानक एक ग्राहक जो अभी खाना खाकर उठा ही था, कुछ कदम चलकर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं घबरा गया। स्टाफ के साथ मिलकर उसे पास के अस्पताल पहुंचाया। शुक्र था कि वो ठीक था। उसके घर वाले आए, सब ठीक ठाक हो गए। घर वापस लौटने लगा तो अस्पताल के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि रुक गया। सामने एक दृश्य था जिसे देखकर पांव थम गए।
मेरी पत्नी का दोस्त उसे आधा गले लगाए प्रसूति विभाग की तरफ से निकल रहा था। वो यहाँ क्यों और ये यहाँ क्यों? जाने कैसे मेरे कदम उनके पीछे चल पड़े, अस्पताल के बाहर तक। हवा में उस आदमी की बात के टुकड़े आ गिरे मेरे कानों में। तुम फिक्र मत करो, ये बच्चा मेरा है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सब कुछ एक पल में जुड़ गया। पिछले जन्म में भी उसने इसी वक्त के करीब तलाक मांगा था। अब समझ आया क्यों। वो किसी और के बच्चे को लेकर जल्दी में थी, उसे कहीं और जाना था। छाती में कुछ उमड़ने लगा। मैं सोचता था कि खुद को तैयार कर लिया है, लेकिन जब सामने आया तो लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। सारा खून ठंडा हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके किरदार की यह तस्वीर होगी। दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर मारा। मैं आगे बढ़ा, सीधे उस आदमी के सामने गया। तुम्हारी ये बात का मतलब क्या है? दोनों चौंक गए। उस आदमी ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया। जो बात है वो मुझसे करो। मेरी पत्नी ने भौवें चढ़ाई और उस आदमी की बांह थाम ली। पहले शांत हो जाओ, बस यही एक इशारा जैसे सुई चुभ गई। वो मुझसे बचाव करते हुए उसे थाम रही थी। जब भी कुछ हुआ वो हमेशा उसकी तरफ रही। मैंने कुछ बोला भी नहीं था अभी कि पीछे से एक नर्स दौड़ती आई। मरीज के घर वाले हैं, जांच की रिपोर्ट रह गई। मेरी पत्नी ने मुझे एक गहरी नजर से देखा। मैं अभी आकर समझाती हूँ, कहकर वो वापस चली गई। वो आदमी मेरे पास आ खड़ा हुआ, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। साले साहब, माफ करना। मैंने भौवें चढ़ाई। अभी उसकी बात का मतलब पूरी तरह समझा भी नहीं था कि अचानक उस आदमी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, साले साहब, आपने मुझे क्यों धक्का दिया? और अगले ही पल वो खुद सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। मेरी सांसें रुक गईं। 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। एक लंबी सांस ली। जान खतरे से बाहर है, लेकिन दिमाग में थक्का है, आगे ध्यान रखना होगा। उसी वक्त अंदर से उस आदमी की आवाज आई। मेरी पत्नी ने मुझे देखा। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं कॉरिडोर में खड़ा था, चेहरा पीला, गला भरा हुआ। बार बार यही कहता रहा, मैंने नहीं किया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं, इतनी ठंडी, इतनी दूर। उसने 3 छोटे छोटे जुमले कहे, हर शब्द जैसे हथौड़े की चोट। मैंने मुट्ठी भींच ली, दांत पीसकर एक बार फिर कहा, मैंने नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ ठंडापन था। तभी उस आदमी को नर्सें स्ट्रेचर पर बाहर लाईं। वो तुरंत उसके पीछे हो ली। एक नजर तक मुझे नहीं दी। वो नजर जो उसने मुझे उस दिन दी, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, मैंने उसमें क्या देखकर उससे प्यार किया था? घर आया, बैठक में बैठा रहा। सारी रात नींद नहीं आई। उस जमाने में न कैमरे थे, न कोई गवाह। मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था। सुबह होने पर उठकर मुंह धोया और जल्दी से निकला। चाहे जो हो, रेस्तरां तो खोलना ही था। लेकिन उसी दिन उस आदमी की मां अपने लोगों के साथ आई और रेस्तरां में तोड़फोड़ मचा दी। वो जोर जोर से चिल्लाती रही, जमीन पर बैठ गई और आसपास खड़े सबको सुनाती रही कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। सारे ग्राहक भाग गए, फिर कोई आया ही नहीं। मेरा मेहनत से बनाया रेस्तरां एक रात में बर्बाद हो गया। मैंने हेल्पर को उसकी तनख्वाह दी और उसे घर भेज दिया। अकेले सारी चीजें समेटी और तन-मन से थका हुआ घर पहुंचा। वो खाने की मेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने ठंडी नजरों से देर तक मुझे देखा। फिर पहला जुमला यही निकला, तुमने खुद कहा था तलाक। मैं तैयार हूं। कल सुबह तुम शादी का सर्टिफिकेट लेकर आओ, हम दोनों मिलकर रिपोर्ट दाखिल करते हैं। और उसने एक तलाक की अर्जी मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी सांस कांपी। उस कागज पर लिखे हर्फ जैसे नुकीले थे। पिछले जन्म की याद में जो तलाक की अर्जी थी, वो इसी से मिलती जुलती थी। मैं अंदर से कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। सही है, यही होना था। जब मैं इस जन्म में वापस आया था, उसी दिन से मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया था ना, कि उसे छोड़ना है। मैंने शांति से सिर हिलाया। ठीक है। वो चौंकी। शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। अगले दिन सुबह हम दोनों 7 यूनिट दफ्तर गए। पिछले जन्म में ये प्रक्रिया कितनी लंबी खिंची थी, इस बार हैरानी से तलाक बड़े आसानी से हो गया। दफ्तर से बाहर निकले तो उसने मुझे देखते हुए कहा, घर तुम रख लो, मैं कहीं और चली जाती हूं। मैंने वो तलाक का कागज थाम रखा था जो पिछले जन्म की तरह ही था और सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं रहूंगा वहां। उसके घर में रहना ठीक नहीं लगता था। उसने भवें चढ़ाई। तो फिर कहां जाओगे? गांव वापस, कहकर मैंने कदम बढ़ा दिए। रेस्तरां उस आदमी की मां की वजह से बंद करना पड़ा। मुझे लगा आखिरकार इस जन्म में भी मेरा हाल पिछले जन्म से बेहतर नहीं हुआ। मैं पहले बस स्टेशन जाने वाला था, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए अचानक याद आया, कुछ हफ्ते पहले एक जान पहचान के ने मुझे एक शहर में आकर बसने का न्योता दिया था। गांव वापस जाकर पिछले जन्म की तरह बस बेकार बैठने से अच्छा था
कि किसी नई जगह जाकर नई जिंदगी की शुरुआत की जाए, जहां कोई मुझे जानता ना हो। घर वापस आया, उस जानकार का नंबर निकाला और संभाल कर रख लिया। फिर हिसाब की किताब खोली और सारे पैसे गिने। रेस्तरां से कमाए 670 रुपए 88 पैसे। उसे वापस करने के लिए काफी था। बचे 70 रुपए, उस शहर का रेल का टिकट मिल जाएगा। मेरा वजन बहुत घट चुका था, इसलिए बड़े कपड़ों का कोई फायदा नहीं था। जो कपड़े अब फिट होते थे, बस वही लिए। बाकी बंडल बनाकर कबाड़ी को बेच दिए। 10 रुपए मिले। कुल सामान एक थैले में आ गया। थैला उठाकर कमरे से निकला। एक आखिरी नजर उस आंगन पर। पिछले जन्म में मैं सोचता था ये घर मेरी जिंदगी भर की जगह है। तलाक के बाद भी छोड़ने का मन नहीं किया था। आखिर में उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था। इस जन्म में उसने खुद कहा कि घर रखो, लेकिन मेरे मन में अब कोई ललक नहीं थी। मैंने घर की चाबी, 3 साल का हिसाब लिखी किताब और 600 रुपये का बंडल तीनों खाने की मेज पर रख दिए। फिर थैला उठाया और बिना पीछे मुड़े रेलवे स्टेशन की राह पकड़ ली। मेरे और उसके बीच इस जन्म और पिछले जन्म का हर हिसाब बराबर हो गया था। फिर कभी ना मिलने की ठान ली। उसी वक्त शहर के अस्पताल में वो पानी और फल लेकर उस आदमी के कमरे की तरफ जा रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से आवाजें आईं। वो और उसकी मां बात कर रहे थे। तो अब उसका तलाक पक्का हो गया? उस आदमी की आवाज में हंसी थी। बिल्कुल, ये सब मेरी ही चाल थी। मैंने जानबूझकर एक ड्रामा खड़ा किया। शराब पीने के बाद किसी और के साथ रात बिताई जैसी कोई बात, और उसे भी साथ ले गया ताकि जांच की रिपोर्ट लाने का बहाना हो। फिर खुद को सीढ़ी से गिरा दिया और उस गोलू पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा था तलाक के बाद मुझसे शादी करेगी, मुआवजे के रूप में। एक एक शब्द कानों में जाकर चुभा। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि इस धोखे का असली चेहरा उसका वो बचपन का दोस्त था। उसने दरवाजा धकेला। उसके चेहरे पर गुस्सा था। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इंसानी जान को दांव पर लगाया तुमने। गुस्से की लहर इतनी तेज थी कि वो अंदर जाकर दोनों को नोच लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी शर्ट की जेब में रखा तलाक का कागज जैसे जलती अंगारे की तरह उसकी छाती पर चुभा। वो कांप उठी, आंखें भर आईं। तो सच में उसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था। अगले ही पल याद आया कि मैंने कहा था गांव वापस जाऊंगा। नहीं, जाने नहीं दे सकती। वो फल पानी छोड़कर अस्पताल से बाहर दौड़ी। लेकिन जब उसने घर का दरवाजा खोला, शांति थी। मेरा सामान गायब था। मेज पर चाबी, किताब और पैसे रखे थे। उसने कांपते हाथों से किताब उठाई। उसमें 3 साल का हर एक खर्च लिखा था जो उसने मुझ पर किया था। आखिरी पन्ने पर मेरे हाथों में लिखा था, सुमित्रा, 600 रुपये 1 पैसा भी कम नहीं, वापस कर दिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं आई। सन 88। एक शहर का एक मशहूर रेस्तरां बादल खुले चांद निकला। वो इस बार ट्रेनिंग के सिलसिले में यहाँ आई थी। काम खत्म होने पर उसकी एक साथी जिद करके उसे यहाँ ले आई। सुमित्रा, इस रेस्तरां का मालिक बड़ा कमाल है। खाना भी और शक्ल भी कोई फिल्म स्टार लगता है। तुम्हें यहाँ आना जरूरी था। उसकी साथी की जिद के आगे वो मान गई। खाना परोसा जाने लगा। उसकी साथी खाने में मगन हो गई। वो बेमन से एक और लेने ही वाली थी कि उसके हाथ रुक गए। उसने खाने में एक जाना पहचाना स्वाद पहचाना। दिल में एक अंदाजा कौंधा। लगभग बेताब होकर उसने चॉपस्टिक रखी। मुझे इस रेस्तरां के मालिक से मिलना है। वेटर पैकेज से बाहर गया। साथी ने उसे टोका। अरे सुमित्रा, क्या हो गया तुम्हें? वो परवाह नहीं कर सकती थी। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी रहीं। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। जो शख्स अंदर आया वो सीधी कमर और साफ नक्श वाला था। वो एकदम खड़ी हो गई। उसे देखती रही, आंखों में हैरत थी। मैंने भी उसे देखकर एक पल ठिठका। इतने सालों बाद अपनी पूर्व पत्नी से यहां मुलाकात होगी मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो बीत गया वो बहुत पीछे था। अब उसमें उलझना जरूरी नहीं था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पैकेज में दाखिल हुआ। बहुत दिनों बाद सुमित्रा, उसने उस बदले हुए और भी खूबसूरत दिखने वाले आदमी को देखा। 5 साल ढूंढने के बाद यहां मिले। उसने गहरी सांस ली। बहुत दिनों बाद। उसकी साथी को हैरत हुई, ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? क्यों, खाने में कुछ जाना पहचाना लगा क्या? उसने पूछा। मैंने ये सुनकर एक पल में सब समझ लिया। तो ये बात है। इतने सालों बाद भी उसे मेरे हाथ का बना खाना याद है। मुझे हल्की सी हंसी आई, अंदर ही अंदर। जो मिलता नहीं उसी की याद सबसे ज्यादा सताती है। कई साल के कारोबार ने मुझे बदल दिया था। अब मैं पहले जैसा जज्बाती नहीं था। असली जज्बात अब बाहर नहीं झलकते थे। अच्छा, तो इत्तेफाक की बात है, आज का खाना मेरी तरफ से है। जो भी खाना हो वेटर से कहो। उसकी साथी और कुछ कहती, उससे पहले रेस्तरां का मैनेजर आकर मेरे कान में धीरे से बोला, साहब, नंबर 58 वाले मेज पर एक ग्राहक। मैंने भौवें चढ़ाई, दोनों से विदाई ली और पैकेज से बाहर चला गया। मेरे जाते ही साथी ने सुमित्रा को कोहनी मारी। अरे, तुम मुझे बताती क्यों नहीं थी दिल में कोई है? ऐसे आदमी के सामने कौन और देखे भला?
ये शक्ल, ये कद। सुमित्रा ने उसे एक नजर से देखा। वो मेरे पूर्व पति हैं। क्या? ये तुम्हारे पूर्व पति हैं? लेकिन वो तो थोड़े मोटे थे ना? सुमित्रा की आंखें सिकुड़ गईं। मेरे पति की बात तुम्हें कैसे पता? उसकी साथी वो उसके पास आई थी 1 साल बाद, दूसरी यूनिट से। उसे मेरे बारे में पता होना नहीं चाहिए था। साथी समझ गई कि बात निकल गई। मुस्कुराते हुए बोली, बस, लोगों की बात सुनते सुनते पता चल गया था। कौन लोग? वो, एक बार हम दोनों दिल्ली के सरकारी अस्पताल गए थे, वहां नर्सों को बात करते सुना था। ये सुनकर सुमित्रा की भौहें और खिंच गईं। दिल्ली का अस्पताल। एक पल में दिमाग में कई ख्याल आए। क्या उस आदमी ने फिर कुछ नया किया था, या बस अस्पताल की नर्सें गपशप कर रही थीं? वो गंभीर होकर बोली, ठीक से याद करो, उन नर्सों में कोई उस आदमी का नाम था क्या? एक बार धोखा खाने के बाद इंसान हमेशा सतर्क हो जाता है। उसके उस दोस्त की हरकत का जख्म अभी भी ताजा था। उसी की वजह से वो मुझसे बिछड़ी थी।